आपको जो जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे 95874 जी, आपको जोड़ दिया जाएगा। आपका चैट बॉक्स में आपका नंबर है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये है जो कि पैरासीटामोल की तरह काम करती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति उस दवा को इस्तेमाल नहीं करता। हमारे आयुर्वेद में शरीर का तापमान घटाना, टेम्परेचर ऐसे घटाना जिससे कि शरीर में बुखार कम हो जाए, तो उसके लिए एक दवा बताई गई है। उसी दवा के बारे में बता रहा हूँ कि आज मेरे पास कई जगह से फोन आया कि सर हमने प्रयोग किया, हाँ हाथ और पैर से बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं ना जैनेन्द्र जी, बस उसमें भी आप षडंग पानी का प्रयोग कीजिए। षडंग पानी है, इसी का आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ षडंग पानी, जानते हैं क्यों? अच्छा ये बताइए, अभी किसी ने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इतना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब हमारे आयुर्वेद ने दे दिया। अभी किसी का प्रश्न आया था कि सर हाथ पैरों से पसीना बहुत आता है, इसका इलाज बताइए सर। तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि दो स्रोतस होते हैं, मतलब स्रोतस तो कई होते हैं, चैनल जिसको बोलते हैं जी, चैनल जो होता है ना, तो ये जो चैनल होते हैं, एक होता है स्वेद व स्रोतस, जहां से पसीना बहुत निकलता है। तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि अगर स्वेद व स्रोतस की दुष्टि हो तो हमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए? ज्वर के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जो चिकित्सा हम फीवर में करते हैं वही इलाज हमें स्वेद व स्रोतों की दुष्टि में करना चाहिए। अगर किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है या पसीना नहीं आ रहा है, दोनों ही स्थिति में हमें षडंग पानी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वेद व स्रोतस दुष्ट हो गया है। हमारे आयुर्वेद में साफ लिखा है कि फीवर का ट्रीटमेंट आपको करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं षडंग पानी के बारे में बता रहा हूँ। लोगों ने ऐसा ऐसा रिजल्ट बताया उस दवा के बारे में, समझे एससी झा साहब और डीएम सिंह सर और मुकेश कात्रा जी, सबको मैं बता दे रहा हूँ कि उस दवा का रिजल्ट लोगों ने इतना अच्छा बताया, कहे कि सर मैंने तो उस दवा को जब मैंने प्रयोग किया तो रात में मैंने लिया, सुबह बुखार गायब, पैरासीटामोल भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने किसी और मरीज को दूध दिया, 3 दिन के लिए दिया, 3 खुराक दिया षडंग पानी, तो कहा कि वो मरीज तो 2 दिन तो पिया, तीसरे दिन वो घूम रहा था इधर उधर, वो कह रहा था मेरा तो बुखार ही भाग गया। अभी आपका वेबिनार ज्वाइन करने जस्ट पहले की बात है, मेरी 2-3 लोगों का खुद ही फोन आया कि सर हमने इस दवा को बनाया है और एक तो बहुत सस्ती बन गई, और दूसरा क्या मरी, और एक किसी डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूँ किसी और से पता करने, मैंने उसको भी फोन किया है, वो बताएगा, उसको मैंने दवा दी कि उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। तो इतनी अच्छी वो दवा है कि अगर आप देखिए, पैरासीटामोल को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खराब है या अच्छी है, दवाइयां सब अच्छी है, जो जान बचाए वो दवा अच्छी है। लेकिन अगर हम किसी दवा का कम से कम अगर प्रयोग करें और प्राकृतिक चीजों से अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो कितनी अच्छी बात है। अगर किसी को हाथ पैरों में पसीना बहुत आता है, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो बताते हैं कि पूरा हाथ गीला हो जाता है जब वो लिखते हैं। अब जैसे मोना सुमैया जी बोल रहे हैं, उनको पसीना नहीं आता। जिसको पसीना नहीं आता या जिसको पसीना बहुत आता है, दोनों ही केस में आप षडंग पानी का आप प्रयोग कीजिए। लेकिन बुखार में जो षडंग पानी है उसकी डोज कम रहेगी, वैसे नॉर्मल लोगों में ज्यादा रहेगी। सर मेरे बेबी 2 ईयर 6 महीने का है, केवल मम्मी पापा। भी किसी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए लोगों के प्रश्न मैं लेता जाऊंगा, थोड़ा सा प्रश्न लेना भी उचित है, क्योंकि समस्या का समाधान भी अगर होता जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक बार फिर से जरा सा बताइए। सर मेरा बेबी 2 माह का है, नाना नानी होता है, फिर मम्मी पापा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। देखिए राहुल गर्ग जी ने पूछा कि सर ये षडंग पानी कितने दिन यूज करना होगा? सिर्फ 3 दिन। पहले दिन 1 चम्मच 8 से 10 गिलास पानी में पका के, 1 चम्मच दवा 10 गिलास पानी में पकाना है, और पका के उसी दवा को उसी में रहने दीजिए, और पानी की मात्रा घटानी नहीं है। और जब भी पीना हो उस दवा को
उस पानी को आपको पिलाना है। बस ये ध्यान रखिएगा, दूसरा कोई पानी आप मत पिलाइएगा। दूसरा कोई भी पानी आपको नहीं पिलाना है, ठीक है। इससे क्या है, उसके बॉडी में केवल ये दवा ही घूमती रहे, ना कि पानी। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उसका फीवर काफी हद तक टेम्परेचर डाउन होगा, उसको काफी आराम मिलेगा रोगी को। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं सडंग पानी का। इसमें देखिए 6 दवाइयां होती हैं, ठीक है। इसमें 6 दवाइयां होती हैं, कल मैंने नाम नोट करवाया था। पहली दवा है नागर मोथा, दूसरा है पित्त पापड़ा, ठीक है। ठीक है, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, ठीक है, लाल चंदन, तगर, ठीक है, खस और सोंठ, इसका एक ही मिश्रण है इस दवा का, ठीक है। तो इस दवा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अच्छा, जिसको पसीना ज्यादा आता हो या जिसको पसीना नहीं आता हो, तो उसको 1 चम्मच दवा नहीं पकानी है, उसको सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच दवा और 4 से 5 गिलास पानी पकाना है, और आधा गिलास दिन में 4-5 बार लेना, बस। और 2 से 3 दिन ही आपको प्रयोग करना है, ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आपको लाभ मिल जाए बंद कर दीजिए अन्य किसी बीमारियों में। अब मैं डेंगू के बारे में बता रहा था, कल टॉपिक को छूट रहा था। तो डेंगू में इसी दवा में जो 6 दवाई मिली हुई है, उसमें से आप सोंठ हटा दीजिए, जिसमें भी प्लेटलेट काउंट कम है उसमें जी। सिर पैर में जलन, एड़ियों में दर्द, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप इसी दवा का आप प्रयोग कीजिए, जिसको हिवेरादी पानी बोलते हैं। सोंठ आप हटा दीजिए, फिर सेम देना इसी तरह से, ये ब्लीडिंग को रोकेगा। इस दवा का हिवेरादी पानी इसको बोलते हैं। जब इसमें से सोंठ हम हटा देते हैं तो इसका नाम सडंग पानी से बदल के हिवेरादी पानी हो जाता है। इसको भी देना 8 से 10 गिलास पानी में है पका के। तो इसका भी इतना अच्छा रिस्पांस इसका आता है इस दवा का कि ब्लीडिंग नहीं होती, मतलब उस रोगी को ब्लीडिंग नहीं होगा, उसका प्लेटलेट काउंट कितना भी कम रहे उसका। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया कि अगर बुखार आपने घटा दिया किसी व्यक्ति का, तो प्लेटलेट काउंट अगर कम भी रहेगा तो उसको ब्लीडिंग नहीं होगी कम से कम। लेकिन अगर आपने उसका टेम्परेचर नहीं डाउन किया, वो उस व्यक्ति के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर शरीर के अंदर हो जाएगी ब्लीडिंग तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई उसको नहीं देख सकता। शरीर के बाहर की ब्लीडिंग तो आप देख लेंगे, शरीर के अंदर की ब्लीडिंग कौन देखेगा? कोई उपाय नहीं है, कोई साइंस डेवलप नहीं है अभी तक कि शरीर के अंदर छोटी सी कोई नस अगर ब्लीडिंग हो गई तो उसको कैसे उसका पता चलेगा। तो इसका उपाय है कि हिवेरादी पानी का आप प्रयोग करिए। अब मैं तीसरा एक और पानी बता रहा हूँ, जो कि मेडिकेटेड वाटर है, जो कि अगर किसी को लूज मोशन हो और उसके साथ अगर बुखार हो रहा है, लूज मोशन के साथ अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो रहा है, तो उस स्थिति में हम कौन सा दवा देंगे? सिंपल फीवर में या बहुत तेज बुखार में तो सडंग पानी है। ब्लीडिंग वाले बुखार में आपने दे दिया, ठीक है, ब्लीडिंग वाले में आपने दे दिया हिवेरादी पानी है। आगे फीवर के साथ अगर डायरिया अगर हो रहा है तो उस स्थिति में क्या देंगे? उस स्थिति में आपको देना है एक और सडंग पानी होता है, उसकी दवाइयां अलग हैं। अगर लूज मोशन के साथ अगर हो रहा है तो इसका भी नाम नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है नागर मोथा, तगर और सोंठ। ये 3 तो वही दवा होगी जो कि सडंग पानी की है। इसके अलावा 4 दवाइयां इसमें अलग से हैं। क्या है? बिल्व, कच्चा बेल की गुदी, धनिया, लोध्र और अतीस को अतिविषा भी बोलते हैं। ये 4 दवाइयां और रहेंगी इन 3 दवाइयों के अलावा।
तो इसका मिश्रण जो है आपको क्या करना है, जब भी आप रोगी को सडंग पानी बना के देना, मतलब तरीका वही है कि 1 चम्मच दवा लिया, 8 ग्लास पानी में पकाया और थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया, क्योंकि लूज मोशन हो रहा है व्यक्ति को, आपको उसके शरीर का बुखार भी आपको कम करना है, दूसरा लूज मोशन भी ठीक करना है, और ग्लूकोज भी उसके शरीर में चला जाए, बुखार भी इससे ठीक होगा, लूज मोशन भी ठीक होगा और ग्लूकोज भी आपने दे दिया, तो आईवी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें नागरमोथा, तगर, सौंठ, बिल्व, धनिया, ये सारी सूखी औषधियां हैं, हरी नहीं यूज करनी, सूखी औषधियां, लोध्र और अतिविषा, तो इनका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इससे काफी लाभ, सेम पकाने का तरीका वही है, 1 चम्मच लिया, 8 ग्लास पानी में पकाया, थोड़ा सा चीनी डाला और उबाल लिया, फिर उसको छान के 1-1 घंटे के अंतर पे, 1-1.5 घंटे के अंतर पे 1 ग्लास पिला देना। 1.5-2 घंटे के अंतर पे भी आप पिला सकते हैं। लेकिन जब भी आप सडंग पानी दें या हिबेरादी पानी दें या ये वाला लूज मोशन वाली स्थिति में आप जो पानी आप दे रहे हैं सडंग पानी, तो उस समय आपको कोई दूसरा पानी आपको नहीं देना, आपको यही वाटर आपको चलाना, तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब देखिए, मैं एक इम्पोर्टेंट बात आज करना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि हम इलाज तो कभी कभी जान जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बीमारी का कारण क्या बताया गया है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हर बीमारी का सिर्फ एक कारण बताया गया है, एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि लगभग सारी बीमारियों का जड़ उसको बताया गया है। इससे पहले के वेबिनार में भी मैंने जिक्र किया था उसको, उसका शब्द है, उसको बोलते हैं आम। जी अनुज जी, बहुत वेरी गुड। आम से तात्पर्य है कोई भी चीज कच्ची रह जाए, जो भी चीज शरीर में जाए और वो उसी फॉर्म में रह जाए, तो इसको बीमारी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे आपने खाना खाया और खाना खाने के रूप में ही पेट, जैसे आपने गुलाब जामुन खाया बड़े मन से और गुलाब जामुन के रूप में ही पेट में पड़ा रहे, तो उसको बोलेंगे आम बन गया। कोई भी चीज अगर नहीं पचती है ना, चाहे वो चीज अच्छी हो चाहे वो चीज खराब हो, चाहे आपने अमृत ही क्यों ना पी लिया हो, लेकिन अगर वो नहीं पचेगा, मात्रा 1-1 चम्मच, मात्रा 1-1 चम्मच, अगर कोई भी चीज अगर शरीर में अगर आपने सेवन किया किसी भी चीज का, चाहे दवा हो चाहे खाना हो, ठीक है, चाहे दवा हो चाहे जी जैन जी, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, हाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चाहे दवा हो चाहे खाना हो, अगर आपके शरीर में गया और वो पचा नहीं तो वो बीमारी उत्पन्न करेगा। तो ये तो खाने की बात हो गई, सारी बीमारियां आपको होंगी, आपको समझ लीजिए सारी बीमारियां होंगी। कौन कौन सी बीमारियां? अल्सर होगा, एसिडिटी होगी, आपको दस्त लगेंगे, उल्टी की समस्या होगी, लीवर की दिक्कत होगी, पेंक्रियाज की दिक्कत होगी, किडनी की दिक्कत होगी, हर जगह आपको बीमारी उत्पन्न होगी। गठिया होगा, आपको गठिया भी होगा, स्किन की डिजीज होगी, सोरियोसिस होगी, तो हर जगह क्या है आपको बीमारी उत्पन्न होगी। कभी कभी आपके शरीर में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके फायदे के लिए बनती हैं, आपका शरीर ही बनाता है, आपका शरीर ही आपके फायदे की चीजें बनाता है। क्या बनाता है आपका शरीर फायदे के लिए? दवाइयां बनाता है आपका शरीर, जिसको कि इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। लेकिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन की कभी कभी क्या करता है, आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जैसे गठिया के केस में। जी आपको भी जोड़ दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। जैसे गठिया के केस में आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो आपके शरीर के जोड़ को ही खा जाती है। सोरियोसिस एक बीमारी है, इसमें आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, वो आपके त्वचा को खाने लगती है, जो कि आपके फायदे की चीज है, लेकिन वो क्या कर रही है, आपके शरीर को ही खाने लग रही है। तो जैसे जो इम्यूनोग्लोबुलिन भी है ना, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए भी ये बताते हैं कि ये जब बने आपके शरीर में ना, तो कुछ दिनों बाद इसका नष्ट होना जरूरी है।
अगर ये कुछ दिनों बाद, मान लीजिए इम्यूनोग्लोबिन को आप कोई इंसान मान लीजिए, जो आपके शरीर की जो सेना है, जो आपकी इम्यूनिटी, आप उसको एक इंसान के रूप में ले लीजिए। अब इसका उदाहरण मैं समाज में देता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी आपसे ऐसा मिले जो अमर हो, जिसको कोई न मार सके, और वो उस व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो तो सबको आतंक फैलाएगा, वो तो उसको कोई मार ही नहीं सकता। जी आमोद जी, आपको ही जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, चिंता मत कीजिए। तो सारी दवाइयां बराबर मात्रा में रहेंगी जी, सारी दवाइयां बराबर मात्रा। अब सुनिए, तो इसी तरह से जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में, इसीलिए हमारा, देखिए कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु में जाना है। हर व्यक्ति का एक बाल्यावस्था होती है, एक युवावस्था होती है, एक वृद्धावस्था होती है, उसके बाद मृत्यु की स्थिति आती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए बनते हैं, इनको भी एक न एक दिन नष्ट होना पड़ता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये नष्ट ना होकर के ये हमारे शरीर के जोड़ को ही खराब करने लगता है। तो उस स्थिति में जो हमारे शरीर में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, वही हमारा आम है। अब दिक्कत क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को आप खत्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपकी सेना है, वो आपके शरीर की रक्षा भी तो करती है इम्यूनोग्लोबुलिन। कोई बुखार हो जाए उससे वो लड़ती है, टाइफाइड हो जाए तो उससे लड़ेगी वो। तो मॉडर्न में क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली दवाइयां कुछ होती हैं, ये क्या करती हैं, उस इम्यूनोग्लोबुलिन की संख्या को घटा देती है, ठीक है जी। जेबी सिंह जी, आपको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो मॉडर्न का जो सिस्टम होता है, ये क्या करता है, आपकी सेना को ही खत्म कर देता है। जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम आम बोल सकते हैं, जो कि पचा नहीं, मतलब उसका काम था शरीर की रक्षा करना, रक्षा करने के बाद हट जाना। अब उसने क्या किया, आपके जोड़ को उसने खा गया, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया और वहीं बैठा हुआ है वो, और पूरे ब्लड में घूम रहा है, जिसको हम आरए फैक्टर के रूप में चेक करते हैं। जो हम आरए फैक्टर जो चेक करते हैं ना गठिया में, ये वही है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसी को हम चेक करते हैं, ठीक है। एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, इसको एंटीबॉडी आप मान सकते हैं, एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडी एक होता है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन के अगेंस्ट ये काम करता है। एंटी ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है, उसके अगेंस्ट लड़ने वाला आपकी सेना है, वो आपके जोड़ को ही खाने लगती है। तो हमारे आयुर्वेद में क्या होता है, एलोपैथ में क्या करते हैं, इसको घटाने की दवाई चला देते हैं। अगर आप घटाएंगे तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी भी तो घटेगी। अगर जैसे हमारे देश में अगर मान लीजिए सेना में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका समाधान ये तो है ना कि सेना की संख्या आप 0 कर दीजिए। मान लीजिए किसी भी देश में सेना के द्वारा किसी भी कारण से शरीर के किसी भी हिस्से में या देश के किसी भी हिस्से में कोई अत्याचार हुआ, तो इसका समाधान ये तो है ना कि सेना की संख्या घटा के 0 कर दीजिए। 0 कर देंगे तो अगल बगल की कंट्री आपके ऊपर अटैक कर देगी। जी भूपति जी, आपको भी ग्रुप में जोड़ा जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो अटैक कर देगी ना, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ उस सेना की संख्या को नहीं घटाते हैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं, अग्निवर्धक चीजें देते हैं। जो वो सेना मिस डायरेक्शन होकर के जो आपके शरीर का एंटीबॉडी गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम उसको बचाने का ऐसी दवाइयां चलाते हैं जिसको बोलते हैं आम पाचन करना। तो हम आम का पाचन करने वाली औषधियां चलाते हैं। अब ये आम पाचन जो औषधियां होती हैं, हमारे शरीर में जैसी जैसी बीमारी होती है, उस बीमारी के हिसाब से वो आम पाचक औषधियां होती हैं। तो आप सिंपल चीज समझ गए कि शरीर में कोई भी चीज कच्चा है वो बीमारी का कारण है, जिसको हम आम बोलते हैं। कोई भी बीमारी, सारी बीमारियों का कारण आम है। हर बीमारी में आम जुड़ा हुआ है, चाहे आपका डायबिटीज हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे सोरियोसिस हो, चाहे पेट की कोई बीमारी हो, चाहे लीवर का हो, चाहे ब्रेन का हो, कोई भी चीज। जैसे आपके शरीर में खून का थक्का बन गया खून का थक्का, कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया। और क्या करता है, आपकी बॉडी उस थक्के को पिघलाती है। अच्छा ये बताइए, आपके शरीर में चोट लगी होगी सबको कभी ना कभी। मान लीजिए यहाँ चोट लग गई कोई, अगर आप इसका कोई इलाज ना भी करें तो क्या चोट भर नहीं जाता है?
क्यों बोना जी? सही बात है ना, चोट ठीक हो जाता है ना, अपने से देखिए ठीक हो जाता है। सुरजीत जी मैं सही बात बोल रहा हूँ? कभी कभी जो चोट लगती है कुलकर्णी साहब, ठीक है, बताइए, अगर किसी को चोट अगर लग जाए तो वो चोट अपने से भर जाता है ना, तो हम कैसे भर रहा है वो? बिना दवाई लगाए भी वो, जी जेबी सिंह जी, बिना दवाई लगाए भी वो ठीक हो जाता है, तो क्योंकि हमारा शरीर उसको ठीक करता है, हमारा शरीर उसको रिपेयर देखिए करता है, वियर एंड टीयर हमारे शरीर में चलता रहता है। लेकिन आप देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति में चोट लग जाता है तो वो रिपेयर नहीं होता। 100 में से एक आध केस ऐसा भी तो आता है, चोट लगा रिपेयर नहीं हुआ, डायबिटीज में जैसे, है ना। तो वो चीजें, जो भी चीज, या खून का थक्का बनता है हमारे शरीर में, कितने खून के थक्के हो सकता है मेरे शरीर में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी बॉडी उसको पिघला रही है। लेकिन किसी कारणवश अगर खून का थक्का अगर हमें पता चला तो हमें उसको पिघलाने वाली दवाई आपको चलानी पड़ेगी। अगर बॉडी अगर नहीं पिघला पाएगी तो सेम यही चीज होता है हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में। तो उस समय वो जो खून का थक्का जो जमा है आपके शरीर में कहीं भी, वो क्या है, वो एक आम है, उसी को आप आम मानिए। जो भी चीज अपने फॉर्म में बना रह गया, कोई भी चीज आपके शरीर में बनी है वो उसी अवस्था में बनी रह गई, वो नष्ट नहीं हो रही है। देखिए हमारा शरीर प्रतिदिन नष्ट होता है, हम बोलते हैं कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही, उम्र नहीं बढ़ रही है, आपकी उम्र घट रही है। हम बोलते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारा शरीर प्रतिदिन, शरीर की जानते हैं क्या परिभाषा बताई गई है? शीरते इति शरीरम, आयुर्वेद में बोला गया है, जो प्रतिदिन नष्ट होता रहे उसी को हम शरीर बोलते हैं। शीरते इति शरीरम, जो प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। तो क्या नष्ट हो रहा है? देखिए हमारा शरीर तो नष्ट हो, हमारे शरीर में जो अच्छी चीजें हैं वो भी नष्ट हो रही हैं, और जो हमारी बीमारी है वो भी नष्ट हो रही है धीरे धीरे। मान लीजिए किसी को कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई, तो हमारे आयुर्वेद में बड़ा अच्छा टर्म बोला गया है कि वो बीमारी, कोई बीमारी दुनिया में ऐसी जो न ठीक होती है, क्योंकि जिस दिन वो व्यक्ति की मृत्यु होगी उस बीमारी की भी मृत्यु हो जाती है। वो बीमारी उस दिन, उस बीमारी की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमारी कहाँ रहेगी। तो ऐसा भी आयुर्वेद में बोला गया है। ये बड़ा दार्शनिक चीजें हैं, मैं जो दार्शनिक चीजें मैं थोड़ा सा ले आया इसमें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर बीमारी का जड़ आम होता है। शरीर में कभी भी कोई भी चीज एक स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। अगर एक स्थिति में रहेगी तो वो अमरत्व का परिणाम है, और अगर कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा तो वो 10 तरह की बीमारियां वो करेगा। तो चाहे आपके शरीर का कोई इम्यून सिस्टम हो आपका, चाहे आपकी एंटीबॉडी हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे टीबी का बैक्टीरिया हो, अगर शरीर में जाता है तो उसका नष्ट होना जरूरी है, चाहे अच्छी चीज हो। जैसे एक दवा आती है डोपामीन, उसको बोलते हैं, पता है आपको? डोपामीन हमारे ब्रेन में बनता है, हमारे शरीर में खुशी का वातावरण वो देता है डोपामीन। लेकिन जानते हैं जब ये डोपामीन बनता है ना, बनने के बाद ही ये नष्ट होना चालू हो जाता है। जैसे डोपामीन, जैसे आपने कोई कॉमेडी शो आपने देखा, आपके ब्रेन में डोपामीन बना, आप बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन उस डोपामीन को हमारी बॉडी फिर खत्म कर देती है, 15-20 मिनट के अंदर उसको खत्म करना चालू कर देती है हमारी बॉडी नेचुरल। पूछिए क्यों? अगर नहीं खत्म करेगी तो आप लगातार 10 दिन तक आप प्रसन्न रहेंगे, और व्यक्ति हंसते हंसते मर जाएगा। हंसना तो अच्छी चीज है ना, प्रसन्न होना भी अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा भी क्या प्रसन्न होना कि 10 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाए। अगर आपकी बॉडी में डोपामीन लगातार ब्रेन में बनता रहे और वो डोपामीन नष्ट ही ना हो, आपकी बॉडी का सिस्टम उसको नष्ट नहीं कर पाया, बाय द वे, लेकिन ऐसी भी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि नष्ट नहीं होता है, नष्ट होता है वो। अगर नष्ट नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ वो व्यक्ति 10 दिन तक इतना प्रसन्न रहेगा, हमारे प्रसन्नता में वो मर जाएगा। क्योंकि डोपामीन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे शरीर में खुशी पैदा करता है। इसीलिए हमारे शरीर ने बैलेंस बनाया हुआ, किसी भी चीज को, चाहे वो आपके लिए फायदेमंद भी हो, उसको भी वो नष्ट करता है हमारा बॉडी, और जो खराब चीज है उसको भी नष्ट करता है, क्योंकि अगर नहीं नष्ट करेगा तो वही डोपामीन आम कहलाएगा।
वो डोपामीन क्या कहलाएगा? आम है। फिर आपको आम पाचक मतलब डोपामीन को पचाने वाली दवाइयां आपको देनी होंगी। तो इसीलिए हमारे शरीर में पचाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? एंजाइम्स, जिसको हम आयुर्वेद में बोल सकते हैं अग्नि। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अग्नि की कमी है तो इसका मतलब डाइजेस्टिव, पेट का एंजाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल पेट का तो है एंजाइम, इसके अलावा हमारे ब्रेन में कई तरह के एंजाइम बनते हैं, मसल्स में बनते हैं, जोड़ों में, लीवर, किडनी, हर जगह एंजाइम्स बनते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या है? वो सारे के सारे अग्नि हैं। उनका काम एक ही है, पचाना। आप उन्हीं को अग्नि मान लीजिए। जब इनकी कमी होती है, इन सारे एंजाइम्स की अगर कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो ये तमाम तरीके की व्याधियां ये बनती हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी बीमारी का कारण है आम, और उसका इलाज है अग्नि। पचाते किससे? जैसे हम किसी से खाना पचता है, एंजाइम से ही पचता है। अच्छा ये बताइए, रोटी आपने बेला, बेल के तवे पे रखा, तो उसको कौन पकाता है? आग ही तो पकाती है, अग्नि ही तो पकाती है उसको। बिना अग्नि कैसे पकेगा वो? अग्नि ही पकाती है, अग्नि ने उसको पका दिया। ठीक है, तो अग्नि ही पचाने का कार्य करती है हर चीज को। हमारी धरती का भी पाचन हो रहा है, सूर्य की अग्नि आती है ना, एक दिन आज से भले ही 1 करोड़ साल लग जाए, 1 करोड़ साल बाद ये धरती नहीं दिखाई देगी, इसका पूरी तरह से पाचन हो जाएगा अच्छे से। संसार का भी हर चीज, पृथ्वी कहीं और बनेगी, व्यक्ति कहीं और जन्म लेगा। तो ये सब चीजें आध्यात्म की चीजें, हमें उस पर नहीं जानना है, हमें तो शरीर के संदर्भ में हमें जानना है कि शरीर में बीमारी का कारण है आम और उसका इलाज है अग्नि। तो हमें किसी भी तरह से अग्नि बढ़ानी होगी। तो अग्नि हम कैसे बढ़ाएंगे? तो हमारे यहाँ एक चीज बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ अग्निवर्धक कौन है। तो हमारे यहाँ घी को बताया गया है। जो घी होता है ना, घी अब देखते हैं, जब आप होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय क्या होता है, अगर आप घी ना डालिए तो यज्ञ वाली जो लकड़ी है वो बुझने लगती है, तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं, फिर वो और जलने लगती है। तो अग्नि को बढ़ाने का तो सबसे अच्छा उपाय तो घी बताया गया हमारे, कि अगर घी का प्रयोग आप अल्प मात्रा में कीजिए, ज्यादा नहीं, अल्प मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में अगर आप घी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये अग्नि को बढ़ाता है। अब ये कौन सी अग्नि को बढ़ाता है? ये हमारे पेट की भी अग्नि को बढ़ाता है। शरीर में जो जगह जगह एंजाइम्स जो काम कर रहे होते हैं, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो अग्नि को सर्वश्रेष्ठ अग्नि दीपक बोला गया है। तो ये तो एक सिंपल चीज मैंने बता दिया। तो इसीलिए कई बार हमारे यहाँ, जैसे पेट की अग्नि आपको ठीक करनी है, पेट की अग्नि को आपको बढ़िया करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ बताया गया हिंगवाष्टक जो चूर्ण आता है, हिंगवाष्टक चूर्ण, उसको आपको घी के साथ आपको लेना है। अगर इतना सा हिंगवाष्टक पाउडर घी के साथ अगर आप ले रहे हैं तो आपके पेट की अग्नि ठीक रहेगी। पेट की अग्नि अगर आपकी ठीक रहेगी, एंजाइम्स ठीक रहेंगे, तो खाने का पाचन प्रॉपर होगा और प्रॉपर चीजें आप निकाल पाएंगे और वो पूरे शरीर में वो फिर फैल जाएगी। तो बाकी बॉडी में जितने भी जगह जगह एंजाइम्स हैं, जितनी भी जगह जगह अग्नियां हैं, वो सारी भी अच्छी बनेंगी, क्योंकि सारा तो जाना आपके पेट से ही है। जो भी हमारे शरीर में एंजाइम्स हैं, बनाता हमारा पूरा शरीर ही है। ब्रेन भी कोई एंजाइम बना रहा है, लेकिन ब्रेन को वो एंजाइम बनाने की चीजें मिल कहाँ से रही हैं? रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? हमारे पेट से ही तो आ रहा है सर। जो हम खाते हैं, खाने के बाद जो पचता है, पचने के बाद जो शरीर में एब्जॉर्ब होता है, वही तो रॉ मटेरियल है। वो हमारे शरीर में हर जगह जाता है और हर जगह जाके अलग अलग तरीके की अग्नि का निर्माण होता है। फिर वो अग्नि क्या करती है? अपने हिसाब से पाचन करती है। इसलिए पेट को बताया गया कि हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट है। कि अगर आपने किसी व्यक्ति का पेट अगर आपने ठीक कर दिया ना, तो आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से आप ठीक कर देंगे, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, वो 100 वर्ष तक जिएगा। अगर आपने किसी का पेट ठीक कर दिया, पेट का रोगी नहीं होना चाहिए व्यक्ति, पेट ऊपर से नीचे तक अगर आपने ठीक कर दिया तो उसके मैक्सिमम रोगों को आपने ठीक कर दिया।
तो इस संदर्भ में हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया, एक तो आम के बारे में बताया, फिर अग्नि के बारे में बताया और घी के बारे में मैंने बताया। तो पेट को ठीक करने के लिए हिंगवाष्टक का पाउडर एक तो आप दे सकते हैं, पेट की अग्नि ठीक करने के लिए घी के साथ व्यक्ति को भूख भी लगेगा, उसका पाचन क्रिया भी अच्छी हो जाएगी। और घी का एक और काम है, अगर कहीं घाव बन जाएगा ना पेट में, तो उस घाव को भी भर देता है। अल्सर वगैरह या वैसा केस हो तो उसमें भी वो काम करता है। बाकी और भी दवाइयां, देखिए मैं सिंपल चीजें बता रहा हूँ। और एक दवा हमारे यहाँ पेट के लिए बहुत ही ज्यादा अमृत बताई गई है। एक तो हिंगवाष्टक चूर्ण मैंने आपको बता दिया, जो घी के साथ लेना है। हाँ व्रणरोपण, जी जी। दूसरी दवा जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो पेट के लिए सबसे अच्छी बताई गई है, उसका नाम है हरितकी, जिसको हम हरड़ बोलते हैं, छोटी हरड़। ठीक है, छोटी हरड़ का अगर आप प्रयोग करते हैं नियमित रूप से, जैसे घी वगैरह कहाँ काम करेगा ज्यादातर, जो ऊपर का जो एरिया है ना, मुंह से लेके गले की इसोफेगस हो गया, स्टमक और ड्यूडनम, यहाँ तक तो बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी छोटी आंत तक भी काम करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही बड़ी आंत वाला जो हिस्सा आ जाता है आपका, और छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, मतलब आधी आंत तक तो हिंगवाष्टक और घी काम करेगा। उसके नीचे वाले हिस्से पे हिंगवाष्टक और घी बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। करता है, हींग है, हींग के कारण थोड़ा करता है वो। उसके बाद काम करती है हरड़। हरड़ बहुत जबरदस्त काम करती है। ये कहाँ काम करती है हरड़? आपके छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है, देखिए हमारी पूरी आंत जो होती है 5 मीटर लंबी होती है, 5 मीटर लंबी होती है। ऊपर का जो 1 मीटर होता है आंत, वो स्टमक तक का होता है। उसके नीचे जो होता है लगभग 3 से 3.5 मीटर छोटी आंत होती है, और लास्ट का 1 मीटर आपका बड़ी आंत होती है। तो लास्ट का जो 1 मीटर बड़ी आंत है वहां, और उससे ऊपर का 1 मीटर आपका छोटी आंत, वहां से ये हरड़ काम करना चालू करती है। ज्यादा काम पूरे में करती है हरड़। हरड़ वैसे तो ऊपर से आप स्टार्ट करिए, मुंह से लेके मल द्वार तक, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पे ये बढ़िया ना काम करे, हर जगह काम करती है। लेकिन सामान्य रूप से ये छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक, उसके नीचे बहुत ज्यादा काम करती है। ऊपर के लिए आपने हिंगवाष्टक और घी का प्रयोग किया, नीचे के लिए आपने हरड़ का प्रयोग कर लिया। हरड़ का प्रयोग कैसे किए? गुड़ में मिला के लीजिए। गुड़ के साथ क्यों देना है, इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा आगे। पहले हरड़ के बारे में जान लीजिए कि हरड़ का जो बताया गया प्रयोग वो कितना इंपॉर्टेंट है। 4 लाइन हरड़ के लिए बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। चर्बिता वर्धते अग्नि, अगर आप चबाएंगे हरड़ को ना तो शरीर की अग्नि बढ़ेगी। हरड़ को थोड़ा सा लेके मुंह में चबाते रहिए, बस उसका रस लेते रहना है। एक हरड़ लिया, उसका रस बस मुंह से चबाते रहिए, चबाते रहिए। तो ये क्या करेगी, आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम की मात्रा बढ़ा देगी। अगर आपने इसको पाउडर करके आपने लिया तो आपके पेट को साफ कर देगी, सारा कचरा आपका बाहर निकाल देगी पेट का, पाउडर के रूप में अगर लिया। पेशिता मल शोधनी। और एक चीज और बताया, देखिए हरड़ के बारे में कितनी अच्छी चीज, स्विन्ना संग्राहिणी। अगर किसी को दस्त आ रही हो ना बार बार, क्या पक्का लैट्रिन जो नहीं होता, पतली लैट्रिन, कच्ची पतली लैट्रिन आ रही है, तो ऐसे रोगियों को बताया कि हरड़ को उबाल के खिला दीजिए। उबाल के अच्छे से उबाल लीजिए हरड़ को, 2 हरड़ उबाल लीजिए, उबाल के उसको वैसे ही खिला दीजिए। तो उसको ये जो कच्चा पक्का लैट्रिन नहीं आता, देखिए यहाँ जितने लोग 110 लोग जुड़े हैं, कम से कम इस समय बता रहा हूँ 5-6 लोग ऐसे होंगे जिनको कच्ची पक्की लैट्रिन आती है, मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा अनुभव है चिकित्सा का, मैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो जो भी कुछ अगर आप उबाल के अगर आप देंगे ना, तो वो क्या करेगा, मल को रोकता है। देखिए अभी तो लैट्रिन करा दिया हरड़ ने, लेकिन उबाल के लिया तो क्या किया, मल को रोकने लगा। बार बार कच्ची पक्की लैट्रिन हो रही है किसी को, लैट्रिन बार बार जा रहा है 5 से 6 बार, तो उसकी लैट्रिन रोकता है ये। और अगर आपने भून के अगर आपने प्रयोग किया, भून के हरड़ को, जैसे क्या करते हैं एरंड के तेल में इसको भून के भी देते हैं, ठीक है, तो भून के जब आप देंगे तो ये शरीर के तीनों दोष का नाश करती है। तो हरड़ से बढ़िया तो कोई दवाई ही नहीं है आपके पेट के लिए।
हर तरह से आपके पेट में अग्नि भी बढ़ाएगी, हर चीज करेगी। अब देखिए हरड़ का एक चीज और बताया गया, हमारे यहाँ माता शब्द का प्रयोग किया गया हरड़ के लिए, कि जिस प्रकार माँ जो होती है अपने बच्चे की रक्षा करती है, ठीक है। देखिए पिता को नहीं बोला गया कभी भी रक्षा करने के लिए, हमेशा माँ को ही बोलते हैं रक्षा करने के लिए, क्योंकि माँ जितना लड़ जाएगी बच्चे के लिए, पिता उतना नहीं लड़ पाता बच्चे के लिए, ठीक है। तो माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार से औषधियों में हरितकी है, जो कि माँ के समान रोगी की रक्षा करती है और ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हरड़ के बारे में ये बताया गया। फिर भी हमारे आयुर्वेद में बोला है कोई भी दवा लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, तो मैं हरड़ का प्रयोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाता हूँ, बीमारी ठीक हो जाती है फिर मैं रोक देता हूँ, ठीक है। तो हरड़ कितनी सिंपल दवा है, लेकिन उसका लोग प्रयोग नहीं जानते। प्रयोग कुछ लोग हैं इसमें से ग्रुप में जो लोग यूज करते होंगे, निश्चित रूप से करते होंगे, लेकिन कई बेसिक चीजें नहीं पता रहती, हम बस यूज कर रहे हैं, बस तरीका पता चल जाए तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हरितकी को, हरड़ को हमारे यहाँ 6 मौसम बताए गए हैं। 6 मौसम में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आप सुन लीजिए जरा सा। 6 मौसम में पहला मौसम आता है आपका जनवरी फरवरी का महीना। जनवरी फरवरी का मौसम जो है, जिसमें कि बारिश के साथ ठंड आती है, स्नोफॉल होता है, बारिश भी होती है और विंटर का मौसम होता है। इस महीने में हरड़ का प्रयोग बताया गया है पिपली के साथ, कि आधा चम्मच हरड़ और इतनी सी पिपली, देख लिए एक चुटकी पिपली मिला के आपको प्रयोग करना चाहिए जनवरी फरवरी के महीने में। मार्च अप्रैल के महीने में बताया गया है हरड़ का प्रयोग शहद में मिला के करना है। आधा चम्मच हरड़ का पाउडर थोड़े से शहद के साथ आपको लेना है, क्योंकि उस समय कफ बनता है। मार्च और अप्रैल में कफ बनता है। अगर आप उस समय आपने इसको लिया तो आपको दमा, एलर्जी, खांसी, मैं बता रहा हूँ अगर किसी को एलर्जी, खांसी, जुकाम ये सब रहता हो ना, कुछ मत कीजिए। हरड़ का पाउडर आधा चम्मच लीजिए थोड़े से शहद के साथ। इस मौसम में मार्च अप्रैल के महीने में मैं तो बता रहा हूँ, मार्च और अप्रैल के महीने में आप देखिए मार्च बीतने वाला है, तो बीत गया मार्च। अब आप कहेंगे सर आपने लेट बताया, तो लेट नहीं बताया, अभी भी टाइम है, अप्रैल बचा हुआ है। इस समय आम के देखिए बौर वगैरह जगह जगह आ रखे हैं, जगह जगह पॉलेंस में होते हैं, इससे लोगों को दमा, एलर्जी, खांसी होती है। तो अगर इस समय आप हरड़ का प्रयोग थोड़ा सा शहद के साथ आप करेंगे, उसके अंदर कफ नहीं बनेगा, बलगम नहीं बनेगा, उस आदि कई बीमारियों से वो दूर रहे। जब गर्मी का मौसम आए, आपका मई जून का महीना, जो भयानक जो गर्मी का मौसम होता है, उस समय बताया गया हरड़ का प्रयोग गुड़ के साथ करने के लिए। गुड़ के साथ प्रयोग करना है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में वात की वृद्धि होने लगती है, क्योंकि गर्मी जो होती है आपके शरीर को सुखा देती है। तो सुखा देती है तो आपके शरीर से सारा जल बाहर निकलता है, आपके शरीर में वात का प्रकोप, वात रूठा होता है, तो वात की वृद्धि होती है, तो गुड़ के साथ देते हैं। गुड़ क्या करता है, वात की वृद्धि होने से रोकता है। वात की वृद्धि होगी तो शरीर में कमजोरी होगी, शरीर में दर्द बढ़ेगा, तो इस समय इसको इस तरह से देते हैं। और बारिश के मौसम में जुलाई अगस्त के समय बताया गया हरड़ का प्रयोग सेंधा नमक के साथ करना है। वही आधा चम्मच हरड़ का पाउडर, इतना सा सेंधा नमक, एक चुटकी। और इसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब आपका सितंबर अक्टूबर का महीना। सुबह आप ले सकते हैं, किसी ने पूछा है किस समय ले सकते हैं हरड़, सुबह आप दे दीजिए, सुबह का टाइम सब कफ का टाइम होता है, उस समय दीजिए शहद के साथ। जो शरद ऋतु होता है आपका सितंबर और अक्टूबर का महीना, उस समय आपको देना है चीनी के साथ, आधा चम्मच हरड़ पाउडर, थोड़ा सा चीनी शर्करा के साथ। और जो नवंबर दिसंबर का जो मौसम होता है, जिस समय ठंड बढ़ती है, सूखी ठंड होती है, बारिश नहीं होती नवंबर दिसंबर के समय, उस समय आपको देना है हरड़ का पाउडर सौंठ के साथ। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऋतु हरितकी। इसका जब आप प्रयोग करते हैं ऋतु हरितकी का, तो आप सभी बीमारियों से आप दूर रहते हैं। साल भर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा अगर कोई बीमारी होगी भी तो वो तुरंत चली जाएगी। और दूसरा, आपके शरीर में अग्नि की वृद्धि बनी रहेगी,
आपके शरीर में आम का पाचन हमेशा आपने किया, जैसे पिपली है आम का पाचन करती है, सूंठ आम का पाचन करती है, हरड़ का आपने प्रयोग कर ही दिया जी। जुलाई अगस्त के महीने में सेंधा नमक के साथ, सितंबर अक्टूबर के समय जब सूर्य की गर्मी बहुत तेज होती है, बारिश नहीं होती, सूर्य हमारे धरती से काफी नजदीक रहता है उसमें, पता है शरद ऋतु में सूर्य की गर्मी बहुत, पित्त की वृद्धि होती है, उस समय चीनी के साथ देते हैं हर लोग। चीनी क्या है, पित्त शामक है ना। उसके बाद फिर कफ का संचय होने लगता है विंटर में, तो उस समय हम जो चलाते हैं सोंठ के साथ चलाते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में। हाँ पूरे साल जी अंकित जी, पूरे साल। अब जैसे 2 महीने तो ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया 2 महीने लगातार खा रहे हैं हरड़, शरीर खोखला भी हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं खाना है। मतलब 2 महीने में आप 6-7 दिन आप खा लो बस, स्वस्थ रहने के लिए। 2 महीने में केवल आप 7 दिन खाओ, रोज मत खाओ, 1-1 2-2 दिन के अंतर पे खाओ, 3 दिन के अंतर पे खा लो। हाँ वात रोग में गुड़ के साथ देते हैं ना, गुड़ के साथ आप दीजिए, नहीं सेंधा नमक के साथ आप इसका प्रयोग कीजिए, और गुड़ के साथ भी आप दे सकते हैं। वात का संचय लग रहा है तो गुड़ के साथ दीजिए, वात की वृद्धि है तो सेंधा नमक के साथ दीजिए। बारिश के समय वात की वृद्धि होती है ना, उस समय देते हैं। हाँ खाली पेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर नुकसान नहीं करेगी आपको। ये मान के चलिए आपके शरीर में कहीं भी आम बना हुआ है, ये सारी बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, रोज नहीं लेना चाहिए, रोज मत लीजिए, 1-2 दिन के अंतर लीजिए। अगर आपको आराम हो तो कभी 6-7 दिन आप लगातार लेके फिर बंद कर दीजिए। कोई भी दवा लंबे समय तक, आपको अपने शरीर से जो भी आम बना है, एक तो वहां उसका पाचन हो जाना चाहिए, तो शरीर का सारा गंदगी आपका बाहर निकलते रहना चाहिए। तो हरड़ आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालेगी और आम का पाचन करेगी, जब आप इनको इन चीजों के साथ लेंगे। जैसे ये मौसम चल रहा है, इस समय आप शहद के साथ आप लेंगे ना हरड़, तो शहद क्या करेगा, जो हमारे शरीर में आम कफ बना हुआ है, कफ कैसा, आम युक्त कच्चा कफ जो बना हुआ है हमारे शरीर में, जो पिघल नहीं रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, इसको क्या करेगी, हरड़ के साथ आपने लिया तो इसको पिघला देगी, फिर आप स्पीट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। और जो कफ अंदर आंतों में फंसा हुआ होगा उसको ये दस्त करा के बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो इसलिए इस मौसम में आप उसको शहद के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी हरिद्री के बारे में। अब मैं एक दवा और बताना चाहूंगा जिसके बारे में कल जिक्र हो रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया उस दवा के बारे में, थोड़ा सा लेट हो गया था उस बताते समय। उसको बताने के बाद मैं थोड़ा आज का वेबिनार के बारे में बताऊंगा। मैंने डायबिटीज पे जो मेरे अंडर में जो काम हुआ था जी, जैन जी आपको बताएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसी में बताया जाएगा। हाँ एकदम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए ब्रिजमोहन जी। काफी ज्ञान तो देखिए मैं इस समय इसमें देखिए, उस समय जो आपको बताई जाएगी ना वेबिनार में, तो यह क्लासेस में क्या होगा वो मैं अभी आगे जिक्र करूंगा। अब मैं दवा बता रहा हूँ डायबिटीज के लिए फल त्रिकादी क्वाथ का आपको प्रयोग। जिस दवा पर मेरे अंडर में काम हुआ है उस दवा का नाम है फल त्रिकादी क्वाथ, और भी कई जगह रिसर्च हुए हैं उस पर, तो उसका अच्छा, तो मेरा काफी अच्छा रिसर्च रहा कि हमारे यहाँ डायबिटीज में एक दवा बताई है महर्षि चरक ने, और उस दवा का इसलिए प्रयोग बताया है, कहा है कि व्यक्ति के अंदर दस्त कराना है, आपको लूज मोशन आपको कराना है। एक ही इलाज बताया कि लूज मोशन अगर आपने करा दिया किसी को, तो आपने उसकी आधी डायबिटीज आपने ठीक कर दी, चाहे किसी से भी आप करा दो। फल त्रिकादी क्वाथ जो मैंने कल बताया था लास्ट में, उस दवा का भी आप नहीं प्रयोग कराते, आप क्यों दस्त करा देते हैं, आप उसका शुगर आप डाउन कर देंगे। लेकिन होता क्या है, कई दवाइयां ऐसी हैं अगर आप उनका लंबे समय तक आपने, जी दिनेश जी मैं बता रहा हूँ डायबिटीज की दवा, लेकिन लंबे समय तक अगर आपने प्रयोग किया तो वो नुकसान कर सकती है, दस्त कराने वाली दवा। इसलिए आपको फल त्रिकादी क्वाथ का आपको प्रयोग करना है। वो फल त्रिकादी क्वाथ में क्या क्या कंटेंट है आप नोट कर लीजिए। हरड़, बहेड़ा,
आंवला, दारू हरिद्रा, दारू हल्दी भी बोलते हैं इसको, दारू हरिद्रा, इंद्रायण की जड़, इंद्रायण की जड़, और छठी दवाई है नागर मोथा। छठी दवाई क्या है? नागर मोथा, इसका प्रयोग करना है। तो इस दवा को 50-50 ग्राम हमने ले लिया, 300 ग्राम ये दवाई हो गई। अब ये दवा जो है 1 चम्मच ही पका के देनी है किसी भी डायबिटीज के रोगी को। 1 चम्मच दवा 4 कप पानी में उबालना है, 1 कप पानी रह जाए और आपका 3 कप पानी उड़ जाए, उसके बाद छान के पिला देना है दिन में 1 बार। जी संजय जी मैं बता रहा हूँ। हरड़, बहेड़ा, आंवला, दूसरा तो ही क्या जानते हैं आप लोग? जी आनंद जी। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसके बाद दारू हरिद्रा, इंद्रायण और नागर मोथा। इंद्रायण की जड़ लेनी है, इसका फल या बीज नहीं लेना है। मैं अभी बता रहा हूँ, कई लोग फोन करते हैं सर इसका फल या बीज लेना, मैं कहा नहीं लेना, आपको जड़ लेनी है इसकी। तो दारू हरिद्रा, इंद्रायण, नागर मोथा सभी दवाइयां बराबर मात्रा में रहे। और ध्यान दीजिएगा ये दवा बहुत स्ट्रांग दवा है, इससे शुगर दिन में 1 बार किसी भी समय या रात में आप इसका काढ़ा बना के आप दे सकते हैं। और जिनको तो कब्ज है ना, बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, उसको तो ये छू मंतर करके भगाता है। और वैसे रोगियों में शुगर पे बहुत अच्छा काम करता है। 1 ही चम्मच पकाना है, दिन में 1 बार देना है, रात में दे दिया, हाँ खाली पेट भी दे सकते हैं। भाई सुबह लेंगे तो दिन भर 2-3 बार लैट्रिन जाना पड़ सकता है, रात में लेंगे तो सुबह तक आप फ्री होके अपना नौकरी पे जा सकते हैं। तो रात में सोने से पहले ले लिया पका के, और 10 दिन के अंदर आप देखेंगे लोगों का 400-400, 500-500 शुगर रहा है, वो भी डाउन किया है इसने, उसको भी 180 तक ले आया सिर्फ यही काढ़ा। और यही काढ़ा हमारे यहाँ महर्षि चरक ने बताया हुआ है। पाउडर बना के नहीं लेना प्रीति जी, इसको यौकुट लेना है, छोटा छोटा टुकड़ा। मतलब इसको जौ या गेहूं की जो साइज होती है ना, इतनी बड़ी साइज में इसको कूट लेना है। अदरवाइज ये छानेंगे जब आप छन्नी में तो छनेगा नहीं, जब आप छन्नी से छानेंगे तो ये छनेगा नहीं। तो देखिए नोट कर लीजिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारू हरिद्रा, इंद्रायण, नागर मोथा, 6 दवाई है इसमें। इसका काढ़ा दिए डायबिटीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कल के वेबिनार में छूट गया था इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ये 7 दिन का जो ये लेक्चर होगा, इसमें मैं क्या क्या चीजें आपको बताने वाला हूँ, इसको जरा सा आप ध्यान से आप सुन लीजिए। कितनी बीमारियों के बारे में मैं बताऊंगा, 100 से 110 बीमारियों के बारे में, उनकी चिकित्सा और उन बीमारियों और उसका काढ़ा बनाने के बाद, और थोड़ा सा निशोथ मिला दीजिए उसमें, थोड़ा सा निशोथ मिला के उसको पका दीजिए। 10 मूल, पारिजात और निशोथ तीनों को मिला के काढ़ा बना दिए, उसमें बनने के बाद थोड़ा सा एरंड तेल मिला के पका दीजिए। तो इसको आपको देना होगा, इससे काफी आराम मिलेगा। ठीक है, वेरिकोज वेन का आगे बताएंगे जी राजेश जी, आप तो क्लास अटेंड कर रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि क्लास का जो ये शेड्यूल रहेगा हमारा, रात्रि को 9 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। कल से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। खिला के विरेचन कर्म कराना होगा। 6 से 7 दिन तक फलघृत खिलाइए। फलघृत एक घी वाली दवाई होती है, उसको दीजिए। उसके बाद थोड़ा दस्त कराना पड़ेगा, उससे काफी आराम मिलेगा एपिडिडाइमिस में। और पुष्प धनवा रस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो लाभ जितना होगा, जितनी स्थिति में सुधार होना होगा उससे हो जाएगा। बाकी और औषधियां भी हैं, बहुत ज्यादा औषधियां हैं। मैंने एक नुस्खा बनाया नपुंसकता में, उसमें करीब दूध, मलाई, चीनी, जी 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 एकदम सही। वेट गेन के लिए एकदम प्रयोग कीजिए। 1 महीने में देखिए कैसे 2-3 महीने बढ़िया देखिए हो जाएगा। जी राजेश जी बताएंगे, उसका भी बताएंगे। उसमें तो मानसिक एक्चुअली क्या है, जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो उनमें जो मेरा मानना है, हल्का गर्म दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, ड्रिंक करने वालों को आपको जो देना होगा, उनके दिमाग में एक्चुअली क्या है, क्रेविंग चलती है पीने के लिए। तो ऐसे लोगों में मेध कषाय एक काढ़ा है मेरा बना हुआ, जिसमें सारी ब्रेन टॉनिक वाली जड़ी बूटियां हैं। समझे राजेश जी? वो मेध कषाय, मेध वाला जो काढ़ा है, आप उसका प्रयोग कीजिए।
क्योंकि जब उसका ब्रेन आप कंट्रोल कर लेंगे ना बहुत अच्छे से, ब्रेन पे जब उसके असर रहेगा तो उसको शराब पीने की इच्छा नहीं करेगी। हाँ एकदम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिल सकते हैं जेबी सिंह जी, एकदम जरूर जी, एकदम मिल सकते हैं जेबी सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डाइसल्फीराम जो देते हैं ना, देखिए डाइसल्फीराम सल्फर की कमी का नहीं है कोई मतलब, डाइसल्फीराम सिर्फ इसलिए देते हैं कि उसको जब ड्रिंक करता है तो उसको उल्टी हो जाती है, उपाय यही है कि उसको उल्टी करा। तो इसे डाइसल्फीराम एक दवा चलती इसमें है। तो मेन तो देखिए होती है लत, चाहे अच्छी चीज की हो चाहे खराब चीज की, लत तो खराब होती ही है। मतलब चाहे अच्छी चीज हो उसकी भी लत नहीं होनी चाहिए, जैसे मीठा चीज है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी लत लग गया तो नुकसान करने लगेगी। ऐसे ही शराब है, शराब क्या है कि उसकी लत लग जाए तो वो खराब करती है। तो हमें क्या है, पेशेंट की एक तो काउंसलिंग करनी चाहिए, दूसरा ब्रेन टॉनिक वाली दवाई चलाइए अच्छे से। होता क्या ना, ड्रिंक करने वाला रोगी जो है हाथ में आता नहीं है। मेरे पास कितने ड्रिंक करने वाले रोगी हैं राजेश जी, मेरे पास आए 4 दिन दवाई खाएंगे, उसके बाद 1 महीने मेरे से दूर भागते हैं, उसके बाद मुझे देखते ही रास्ता बदलना स्टार्ट कर देते हैं। तो शराब पीने वाले लोगों में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो दवाई नहीं खाना चाहते। उनको अगर आप दीजिए तो वो कहेंगे सर ये जो मैं दवा खा रहा हूँ इसको क्या मैं शराब के साथ खा सकता हूँ, मतलब दवा भी उनको शराब के साथ खानी, तो उनकी बीमारी कैसे ठीक होगी। जी जी अमरदीप जी सही बोल रहे हैं। हाँ अब देखिए कोई कर रहा है गांजा छुड़ाने के। जी संजय जी, मैं हरिद्वार में कनखल में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जो भी क्लास आपकी चलेगी उसमें पूरी समस्या का समाधान आपका जो भी होगा